एक एक जगह का एक एक पार्ट रहा है लाइफ का। जयपुर मेरे लिए एक खेलकूद के मैदान से लेके स्कूल से तालीम, तालीम से म्यूज़िक का शिक्षा, ये पार्ट पूरा राजस्थान जयपुर में मेरा रहा। पला बड़ा पैदाइश मेरी जयपुर की, पढ़ाई जयपुर में हुई। फिर नाना जी के पास जब सीखने गए तब सीकर में गया, क्योंकि नाना रिटायरमेंट के बाद में सीकर में आ गए थे। सीकर एक टाउन है, इट्स ए डिस्ट्रिक्ट नियर जयपुर, 120 किलोमीटर दूर है। हम लोग ओरिजिनली फ्रॉम सीकर, वी आर ऑल फ्रॉम सीकर। तो वहाँ तालीम शुरू हुआ। फिर नाना के साथ में कुछ दिनों के लिए जोधपुर भी रहा। जोधपुर मेरा ननिहाल, मेरे मामा का घर, वहाँ पर भी रहा। गुजरात में आके करियर शुरू हुआ। तालीम तो था ही, सीखना तो अभी जारी है, यहाँ पर भी सीख रहा हूँ, वहाँ भी सीख रहा था। मगर धीरे 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 फिर करियर की तरफ बढ़े। छोटे मोटे पहले कॉम्पिटिशन्स में बजाना हुआ, स्टेज का एक्सपीरियंस गुजरात से शुरू हुआ। फिर जब थोड़ा चल पड़ा काम की, प्रोग्राम आने लगे, काम आने लगा, नाम का शुरुआत गुजरात से हुआ। फिर बीच के कुछ 7-8 साल विदेश में ज़्यादा गुजारे। थोड़ा फैमिली को सपोर्ट भी करना था और एक उस वक्त का चाम भी था कि चलो यूरोप जाएंगे। तो यूरोप काफ़ी आना जाना रहा। व्हेन आई फेल्ट दैट कि थोड़ा फैमिली सेटल है, इट्स गुड नाउ। अभी छोटे भाइयों की शादी वगैरह भी हो गई, कर दी थी तब। उसके बाद में फिर लगा कि अब थोड़ा पापा ने जो सपने देखे हैं और नाना ने जो सोच के मेहनत करवाई, जो तालीम हुई, वो और अपनी रूह की जो खुशबू चाहिए थी ना, जो एक हर एक चीज़ को एक फीड की ज़रूरत होती है, खाने की ज़रूरत होती है, तो जो रूह का खाना था वो ये था। और बचपन से सपना, वो पापा का सपना साकार करना है, वो एक दिमाग में लगा हुआ था। तो सोचा कि अब थोड़ा घर पे रहकर थोड़ा पहले घर को खुश रखेंगे, फिर बाहर जाएंगे। तो म्यूज़िक भी डेवलप होगा, नाम भी डेवलप करना था, करियर को भी उठाना है। तो उसी सब जर्नी में शुरू हो गए। फिर यूरोप बहुत कम कर दिया जाना आना 2010-11 से। फिर थोड़ा ये सोचने लगा कि अहमदाबाद में अब करियर थोड़ा अटक सा गया है, क्योंकि टॉप बन गए थे ना, टॉप मोस्ट हो गए। वहाँ के अच्छे आर्टिस्टों में मैं ही था, मतलब मैं तो उस्ताद बन गया वहाँ, छोटा सा ही, कोई कंपटीशन नहीं था। सोचा कि बॉम्बे और ये पूना पास में है तो आने जाने में आसानी रहेगी। बट तकदीर में कुछ और लिखा था। मशकूर खां साहब, उस्ताद मशकूर खां साहब,
जो यहाँ ITC SRM में थे, वो सप्तक फेस्टिवल वहाँ अहमदाबाद में होता है जनवरी में, उसमें गाने के लिए आए थे। तो ऐसे ही बातों बातों में कुछ बातें निकली, तो मैंने कहा कि कलकत्ते में जैसा कैसा माहौल है, अगर सारंगी के लिए अगर मैं आना चाहूँ तो सारंगी के लिए वहाँ पर क्या है, लोग अडोप्ट कर पाएंगे, सारंगी के लिए मार्केट खुला है थोड़ा। तो उन्होंने बड़े हंसते हुए कहा कि सारंगी वाला कोई है ही नहीं। सगीरुद्दीन खान साहब थे, उनके गुजरने के बाद में रोशन खान साहब थे, अब वो भी छोड़कर चले गए। सरवर हैं, सरवर भाई, तो वो तो तुम्हारी एज के ही हैं, तो तुम दोनों के लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो मैंने कहा कि चाचा अगर ऐसा है तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि कलकत्ते में मेरा आने का कुछ सिलसिला बने। ऐसे ही कुछ 4-6 महीना गया, सडनली ही कॉल्ड मी। उन्होंने भी ये कहा कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि कोई तेरा कम से कम आए तो आने जाने का खर्चा तेरा किसी प्रोग्राम के ज़रिए निकल जाए, और फिर देखते हैं क्या होता है। तो ही स्पोक टू ITC डायरेक्टर मिस्टर माथुर, मिस्टर रवि माथुर वाज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट दैट टाइम। तो उनसे बात किया तो उन्होंने फिर बुलवाया मुझे। तो उसी दौरान एक छोटा प्रोग्राम रखा, मशकूर खान साहब ने बीच में कहीं किनके वहाँ। फिर SRA में माथुर साहब ने प्रोग्राम एक किया कि आप आइए सुनिए। तो सभी स्कॉलर्स थे, गुरु थे, सभी गुरुओं ने सुना और पसंद आया। माथुर साहब ने भी दूसरे दिन बुला के कहा कि कब से ज्वाइन करोगे। बस हैप्पी कि चलो ठीक है, जॉब जैसा हुआ। आते ही मेरा पहला प्रोग्राम उस्ताद राशिद खान साहब के साथ। मशकूर खान साहब ने डेफिनेटली ही इंट्रोड्यूस मी अ लॉट टू एवरी म्यूजिशियन हियर इन कोलकाता। तो खान साहब को भी, राशिद खान साहब को भी मशकूर खान साहब ने कहा कि इसको लो, ये अच्छा है। तो पहला प्रोग्राम राशिद अंकल के साथ हुआ साइंस सिटी में। फिर उसके बाद में धीरे धीरे और क्योंकि ITC SRA एक बड़ा हब है फॉर अ गुड स्टेज, एक अपने आप में ही वहाँ का एक लगने से मार्केट में काम शुरू हो गया। और धीरे धीरे पता नहीं चला कलकत्ता में इतनी जल्दी लोगों ने प्यार दिया, सराहना शुरू किया, और यहाँ से फिर जाने नहीं दिया अभी तक। सारंगी जैसा कंप्लीट इंस्ट्रूमेंट मैंने अभी तक देखा नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ म्यूजिक रिलेटेड ऐसा कुछ भी नहीं है जो इसमें अदा ना हो। ये इतना ताकतवर इंस्ट्रूमेंट है कि आज हर जॉनर में इसको आप यूज कर सकते हैं, बशर बजाने वाला अच्छा है। क्योंकि वैसे तो साज सभी अच्छे हैं,
बजाने वाले ऐसे ऐसे हुए हैं, जैसा सितार विलायत खान साहब ने बजा दिया, रविशंकर जी ने बजा दिया, अब नहीं बजेगा। जैसा तबला थिरक्का खान साहब ने बजा दिया, अब कहाँ बजने वाला। तो जो पुराना जो हो चुका है, या आमिर खान साहब ने जैसा गाना गा दिया, वहीद खान साहब ने, अब्दुल करीम खान साहब ने जो गा दिया गाना, वो अब कहाँ बड़े गुलाम अली खान साहब जैसे पैदा होंगे? हाफिज़ अली खान साहब जैसे सरोद बजा गए, अब ऐसे पैदा होंगे क्या? नहीं होंगे। तो अपना अपना साज में सबने अपना एक मास्टरी रखा है, मगर इसका क्योंकि पहले बस अकम्पनिंग इंस्ट्रूमेंट ना, तो इसकी वजह से, अकम्पनिंग इंस्ट्रूमेंट होने की वजह से इतने जॉनर्स इसके अंदर आए। ठुमरी में ये बजता है, ख्याल में बजता है, पहले ध्रुपद में भी बजता था, तबला सोलो अगर किसी का है तो नगमे के लिए भी यूज़ होता है। ये तो हमारे क्लासिकल गज़ल के लिए यूज़ हो, गज़ल में बजता है। ये तो हमारे इंडियन म्यूज़िक की बात है। इसके अलावा और दूसरे जॉनर्स जो हैं उसमें भी बाखूबी अपनी अपनी जगह बनाई है। पुराने लोगों ने, सुल्तान खान साहब ने कहाँ कहाँ नहीं बजाया, मैडोना तक के साथ में बजाया उन्होंने। आपने ट्राई किया कभी ऐसा, ऐसे मतलब? जी, कोशिश मेरी रही है। मैं 8 साल यूरोप में, मेरा खैर इसी चीज़ों में एक्सपेरिमेंट में गुजरे। आई प्लेड विद आई थिंक ऑल काइंड ऑफ म्यूजिक, ईरानियन, अरबिक, जैज, ब्लूज, और यहाँ तक कि टेक्नो म्यूजिक, रॉक, और इलेक्ट्रो क्या बोलते हैं, मेटल बैंड जो होते हैं उनके साथ में मैं बजाया हूँ। और आई मीन फ्यूजन्स वगैरह हर तरह के म्यूज़िक के साथ में मैंने अपने आप को सीखने के लिए अंदर धकेला के सीखे तो सही कैसा होता है। सारंगी और इसराज जी, ये दोनों पास पास थे कोई टाइम में, अब भी पास पास है, अभी भी पास पास है। बजाने वाले काम है, लेकिन ये बजाने वाले काम है, ये दोनों आस्ते आस्ते ये वैनिश हो रहा है। देखिए, वैनिश तो दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं जो आने के बाद वैनिश हो जाए, पूरी तरह से होती नहीं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक आध सिरफिरा होता है जो उसको सस्टेन करता है, उसको मेंटेन करना चाहता है, जो फैमिली से बिलोंग करता है वो तो एटलीस्ट करता ही। रही बात की थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, इसीलिए ये जवाब मैं थोड़ा दे रहा हूँ माफ़ी मांगते हुए सबसे, मगर इसमें कसूर हमारा भी है और सुनने वालों का भी है, क्योंकि आज का अभी का वक्त ऐसा चल रहा है कि आसान म्यूज़िक चाहिए लोगों को, जल्दी, इंस्टेंट। हर इंसान स्टाइल और ग्लैमर के पीछे दौड़ रहा है। हर तीसरा आदमी गिटार सीखना चाहता है, कीबोर्ड सीखना चाह रहा है। हम अपनी ही परंपरा को भूलते जा रहे हैं। इसमें पेरेंट्स का भी कसूर है, बच्चों का भी है, और म्यूजिशियंस का भी है डेफिनेटली, क्योंकि म्यूजिशियंस भी इतने कमर्शियल हैं कि जहाँ कम पैसे का प्रोग्राम है वहाँ पर सबसे पहली चीज़ ही होती है, नहीं यार नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? आज लोगों तक म्यूज़िक पहुँच भी नहीं रहा है इसी वजह से। एक अगर आपने क्लास बना दिया है, इट्स गुड, मगर ज़रूरी है कि हम यूथ तक भी तो वो काम करें जो स्पीक मेके करता है। और भी हैं कुछ संस्थाएं जो कि अपकमिंग म्यूजिशियंस को, अपकमिंग आर्टिस्ट को जगह देती है, मगर वहाँ पर अपकमिंग म्यूजिशियंस ही क्यों, उनको बड़े आर्टिस्टों को भी थोड़ा सोचना चाहिए कि चलो दो अगर अपकमिंग म्यूजिशियन वहाँ है तो एक अगर बड़ा नाम जुड़ता है तो ऑडियंस का एक चार्म रहता है, यार फलाने का म्यूजिक है, तो उस बहाने से जो यंगस्टर्स हैं उनको भी सुनने आते हैं लोग। एक ये चीज़ भी बहुत प्रॉब्लम है सुनने वालों में, ये होता है कि अब आमिर खान साहब का बेटा तो आमिर खान साहब जैसा ही होना चाहिए, वो कैसे होगा? कैसे होगा? मुमकिन नहीं है। तो ये हो नहीं सकता। एक बाप के अगर 5 बेटे तो पांचों राजा तो नहीं बनेंगे, राजा तो एक ही बनेगा। तो ये सुनने वालों का भी है, वो वही एक्सपेक्टेशन के साथ जाते हैं, मतलब ये फलाने का बेटा है तो फलाने जैसा होना चाहिए या तो उससे भी आगे। ऐसा नहीं होता। उनकी अपनी एक खुशबू है, वो खुशबू रहनी चाहिए। हाँ, ये भी है कि ये किसी की जागीर नहीं है, हम अपना कर रहे हैं, कितना भी कर रहे हैं, और समझे वही कि हम तो फलाने के बेटे हैं तो हमारा तो काम जो कर रहे हैं वो ठीक है। मैं नहीं मानता इस चीज़। ये किसी भी ब्रांड का मोहताज नहीं है ये काम। देखिए, क्लासिकल म्यूजिक मीन्स इट्स फॉर क्लासेस,
ये मासिस के लिए तो ना तो पहले था, ना अब है, ना होगा। हम कितना भी कोशिश करें कि हम इसको जनता तक पहुंचाएं, एक ये नहीं हो सकता कि आप बिलावल की बंदिश को रिक्शा चलाने वाला गाएगा, या कोई दुकान पे काम करते करते कोई आदमी मारवा की बंदिश गुनगुनाने लगेगा। ऐसा कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। इसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत है, वो आपको सीखनी पड़ेगी। तो ये जो कहते हैं कि मुझे मासिस तक पहुंचाना है, वो मैं नहीं मानता इस चीज़ को। ये मासिस के लिए है ही नहीं इसको, इसीलिए तो शास्त्रीय कहा गया। ये शास्त्र है, ऊपर इसको सीखना पड़ता है। शास्त्र ऐसे थोड़ी आ जाता है। आप गीता पढ़ेंगे, पढ़ना अलग बात है, मगर उस पर शास्त्रीयता, उस पर अधिकार के लिए आपको तो कुछ करना पड़ेगा। पढ़ने के लिए तो सब लोग पढ़ते हैं, तो शास्त्रीयता है, इसको अधिकार करने के लिए उस तरह से जूझना पड़ेगा, तब जाके आती। और इसका ग्राफ पहले हमने तो अपने बुजुर्गों से ये सुना, मेरे पापा कहते हैं कि यार पहले जो ज़माना था, ये ज़माना, हालांकि ये कह सकते हैं कि उस वक्त हम लोग कल्चर से ज़्यादा जुड़े हुए थे। देखो, मीडिया के जितने फ़ायदे हैं उतने नुकसान भी हमें हुआ, ये फैक्ट है। और सबसे ज़्यादा म्यूज़िक को हुआ, ये मैं मानता हूँ, क्योंकि म्यूज़िक को इतना सस्ता और इजी मतलब समझा दिया है लोगों को, मतलब कर दिया है कि हर कोई आदमी यही सोचता है कि यूट्यूब से या गूगल से देखकर हम लोग म्यूज़िक कर लेंगे, बंदिश जिस राग की चाहिए ले लेंगे, विलंबित का जो तरीका है वो ले लेंगे। ऐसे थोड़ी होगा। तो वो उतने दिन के लिए रहेगी। चोरी का सामान तो चोरी के हिसाब से जाएगा ना। आप कहीं से कोई चीज़ चुरा कर लाएंगे, उसको मार्केट में खुल के तो नहीं बेच सकते। आप वो चोर मार्केट में जाएंगे तो उसको खरीदने वाले भी चोर ही होंगे। तो ये आसान कोई म्यूजिक नहीं है, वो वेस्टर्न भी नहीं है। आपने जैसे कहा कि वेस्टर्न म्यूजिक की तरफ लोग बढ़ रहे हैं, वो आसान है इसलिए बोल के, नहीं, लोगों को आसान लगता है क्योंकि हम लोगों ने ही उसको इस तरह का बना दिया है ना। ये तो आज से नहीं, बरसों पहले से लग गया ना कि मॉडर्निज्म हम यहाँ से नहीं सोच पाते। मॉडर्निज्म हम लोग सिर्फ सोशल लाइफ में किस तरह से हमको दिखना है, क्या पहन रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, वो मॉडर्निज्म है। मॉडर्निज्म यहाँ से नहीं है, यहाँ से नहीं आता है।